हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निश क्लासेस। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एमसीक्यूज। हमने पेपर वन का ऑलमोस्ट सिलेबस कवर किया है यहाँ पे, और जो भी जितना कवर किया है आज मैं उसी के एमसीक्यूज आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप एनटीयूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आपके लिए निश क्लासेस में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, बिकॉज आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस मिलेंगी, फ्री कंसेप्ट की क्लासेस मिलेगी, प्लस आपको क्वेश्चंस पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स के यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की या जेआरएफ की, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू निश क्लासेस। और अगर आप कॉमर्स का कोई एचपीपीएससी का, कोई अकाउंट्स का या ऑडिटिंग का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप निश क्लासेस पे उसकी वीडियोस देख सकते हैं। और आप कमेंट कीजिएगा अपने जो भी डाउट्स हो, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियोस लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहला एमसीक्यू देख लेते हैं हम अपना। फर्स्ट क्वेश्चन इज टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर। गुड टीचर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। यहाँ पे आप क्वेश्चन ना जब भी पढ़ते हैं ना तो अच्छे से पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट मतलब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अच्छे टीचर की, ठीक है। तो पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लीजिए, ठीक है। एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए उसका, ठीक है। पेशेंस लेवल भी उसका होना चाहिए, ठीक है। उसको पेशेंस रखने होंगे। देन सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, उसने सब्जेक्ट में माहिर होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अब अथॉरिटेरियनिज्म लिखा हुआ यहाँ पे, मतलब क्या, अथॉरिटेटिव एटीट्यूड। अथॉरिटेटिव एटीट्यूड होना चाहिए क्या, उसको जोर जबरदस्ती करनी चाहिए, हुक्म चलाना चाहिए, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए क्या, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यही पूछा कि कौन सा नहीं होगा, देन ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। और अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, अथॉरिटेरियनिज्म रेफर्स टू अ स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग अप्रोच। देखिए स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग अप्रोच को अथॉरिटेटिव नेचर कहा जाता है, विच इज नॉट कंडक्टिव टू इफेक्टिव टीचिंग, जो कि इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं है। गुड टीचर टिपिकली एग्जिबिट एम्पैथी, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज एंड पेशेंस। बोला जा रहा है कि गुड टीचर, जो अच्छा टीचर होता है उसमें उसका एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, प्लस पेशेंस लेवल अच्छा खासा होना चाहिए उसका। सो हियर योर आंसर इज अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेज नोन एज। इनकोडिंग और डिकोडिंग का जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इनकोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। इनकोडिंग कौन करता है, इनकोडिंग करता है आपका सेंडर, ठीक है। सेंडर इनकोडिंग करता है, और जो मैसेज भेज रहा होता है वो सेंडर होता है। सेंडर इनकोड करता है उस मैसेज को, और डिकोडिंग कौन करता है, रिसीवर। रिसीवर आपका डिकोडिंग करता है, ठीक है, उस मैसेज को कन्वर्ट करता है सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड। जो उसको मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है सेंडर के द्वारा, वो उसको समझ पाए, इसलिए वो डिकोडिंग करता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑप्शन वन इज चैनल, ऑप्शन टू इज फीडबैक, देन इनकोडिंग एंड कम्युनिकेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बहुत थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए चैनल तो वो होता है ना जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ये नहीं होगा आंसर आपका। देन फीडबैक, फीडबैक के प्रोसेस को क्या बोला जाता है आपका, जो फीडबैक दिया जाता है। तो फीडबैक तो जो हमारा रिसीवर होता है वो सेंडर को वापस फीडबैक देता है, तो वो इनकोडिंग डिकोडिंग के प्रोसेस से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब उस प्रोसेस को इनकोडिंग बोला जाता है, वो भी नहीं बोला जाता। तो आंसर आपका हो जाएगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं इनकोडिंग डिकोडिंग, जिसमें मैसेज को किया जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इनकोडिंग ऑफ मैसेजेस बाय द सेंडर एंड डिकोडिंग them by the receiver to ensure mutual understanding। अंडरस्टैंडिंग के लिए रिसीवर क्या करता है, मैसेज को डिकोड करता है, और मैसेज को कोई और समझे या ना समझे इसके लिए जो सेंडर होता है वो उसको इनकोड करता है, ठीक है। The next question is from research aptitude. What is the process of systematically collecting, analyzing and interpreting data to answer research question?
पूछा जा रहा है वो कौन सा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उस डाटा को टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, जो रिसर्च का आपका प्रश्न है उसका उत्तर देने के लिए आप कलेक्ट करते हो डाटा, उसको एनालाइज करते हो, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करते हो, और ये सारा सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। तो ये किस चीज़ में किया जाता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, एक्सपेरिमेंटेशन में, या फिर डाटा एनालिसिस में, या फिर रिसर्च में। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जब एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट तो एक रिसर्च का पार्ट है, ठीक है, हाइपोथेसिस एक पार्ट है, और डाटा एनालिसिस ये भी एक पार्ट है। ये सारे किसके पार्ट है? ये रिसर्च के पार्ट है, ठीक है, रिसर्च पार्ट से ये, ठीक है। रिसर्च जब आप कंडक्ट करते हो तो आप एक्सपेरिमेंट्स भी करते हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हाइपोथेसिस भी बनाते हो आप, ठीक है। हाइपोथेसिस इज योर टेंटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, ये टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो दर्शाती है कि कुछ आप जो अचीव करना चाहते हो, जो आपको आंसर चाहिए कि ऐसा होगा या तो ऐसा नहीं होगा। आप दो तरह के हाइपोथेसिस बनाते हो, H0 योर नल हाइपोथेसिस, देन HA इज योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा रिसर्च। तो रिसर्च में आप क्या करते हो? डाटा कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो। ये एक तरह से रिसर्च की ही डेफिनेशन लिखी गई है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? जो देखिए यहाँ पे ये मैंने बताया था ना आपको, स्टेप्स बोले हैं। रिसर्च इन्वॉल्व सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा टू आंसर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस और टेस्ट हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग या डाटा एनालिसिस या एक्सपेरिमेंटेशन ये सारे रिसर्च के पार्ट है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रिसर्च, ठीक है। देन एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग से भी आ गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं लेके आया हूँ क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। इफ क्यू इम्प्लाइज पी, बोला जा रहा है इफ पी इम्प्लाइज Q, ठीक है, P Q के बराबर है, ठीक है, एंड Q इम्प्लाइज, जो Q है वो R के बराबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू होगा? P इम्प्लाइज R, या R इम्प्लाइज P, या P एंड R आर इक्वलेंट, या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे तो यहाँ पे जो यूज हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजिटिविटी का कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया था आपके लिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका P इम्प्लाइज R। कैसे हुआ ये आंसर? देखिए आपने वो वाले तो पढ़े होंगे ना, अगर आपका A B के बराबर है और B जो है वो C के बराबर है, देयरफॉर ए जो होगा वो सी के बराबर होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारा ये आंसर निकला। ये कौन सा ट्रांजिटिविटी का प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ इम्प्लीकेशन, ठीक है। इसके बारे में आप देख सकते हो मेरी वीडियोस में, मैंने इसके बारे में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। देन हम देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग का ये अभी मैंने इतना करवाया नहीं है, लेकिन मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करवाया था, उस हिसाब से ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, ठीक है। देन सम फ्लावर्स, जिन्होंने ये थोड़ा पढ़ा हुआ है ना उनको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये फ्लावर्स है, सम फ्लावर्स आर रेड। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हो, मैंने बताया था ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है फिगर 4 आपका, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप निकालेंगे तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। देखो ये वाला ट्रिक याद है, इज एब इन ओ, ठीक है। मतलब ए जो प्रोपोजिशन होगा उसका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ई वाले प्रोपोजिशन में आपका बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, देन आई वाले में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, ना सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप पीछे जाके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म की क्लास देख सकते हैं। ओ वाले प्रोपोजिशन में क्या होगा? सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पे ये ए वाले प्रोपोजिशन में क्या हो रहा है? ओनली एस वाले में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट मीन्स इसके 100 मार्क्स है, ठीक है, इसके पास 100 है, और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इसके पास 50 है, ठीक है। अब ये पूरी तरह से संपूर्ण है, ये इसके साथ ऑल लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ नहीं लगा। अब सम वाला जो है इसमें तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, और ये वैसे भी इसके साथ सम लगा हुआ, तो हम जानते हैं इसके साथ 50 है, इसके पास भी 50 है, ठीक है। ऐसे लेके चलो, देन ये कट गए हमारे, तो इसका आंसर सीधा आ जाएगा सम रोजेस आर रेड, सम रोजेज आर रेड आएगा। और अगर आप इसको उससे भी सॉल्व करना चाहते हैं ऑलर डायग्राम से, या फिर तो उससे भी आपका आंसर इजीली निकल आएगा। वो डायग्राम बना के करते हैं ना आप, ऑलर डायग्राम या वेन डायग्राम बना के करते हो ना आप, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे ऑल फ्लावर्स आर रेड,
तो सबसे पहले आप इसका सोल्यूशन का सीधे निकाल लीजिए कि सारे फ्लावर्स रेड है, तो ऑल फ्लावर्स आर रेड का कैसे बनता है वेन डायग्राम, ऐसा बनता है, ठीक है। ऑल फ्लावर्स आर रेड, नहीं ऐसा नहीं बनता, यहाँ पे ये फ्लावर्स है और ये रेड है, ये अभी मैंने आपको करवाना है, तो ये ऐसे करके पूरा ये हो जाएगा, तो मतलब सारी फ्लावर्स रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे से करके हम वेन डायग्राम, जो ऑलर डायग्राम्स होते हैं, देखिए एक होता है आपका ऑलर डायग्राम और एक होता है वेन डायग्राम, ये दोनों अलग होते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर यही वाला पढ़ते हो जिसमें आप ऐसे निकालते हो, ये ऑल रोजेज आर रेड, फिर उसके बाद एक ये वाला होता है आपका जिसमें नो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, ये ए वाला हो गया, और जो आई ई वाला प्रोपोजिशन आपने देखा होगा, तो वो ये वाला हो गया आपका ई वाला, और आई वाला सम यस वाला, तो उसमें कैसे होता है, उसमें आप ऐसे करके बनाते हो कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये जो होता है ये आपका ऑलर डायग्राम होता है, और वेन डायग्राम जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, तो ये अभी मैंने आपको करवाना है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा सम रोजेस आर रेड, ठीक है, इसका जो आंसर होगा सम रोजेस आर रेड होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसका मैं थोड़ा आगे आपको जब लॉजिकल रीजनिंग के फर्दर लेक्चर्स आएंगे तब करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the term used to describe the process of providing feedback to the students about their performance। अब आप feedback दे रहे हो students को about their performance, उस process को क्या बोला जाता है, is it called assessment, evaluation, grading और feedback, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है इस process को, आप एक बार क्वेश्चन रीड भी कर सकते हैं। ओके चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, वीडियो पॉज करके आप ना क्वेश्चन रीड कर लिया करो तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। असेसमेंट जो होता है, असेसमेंट में क्या करते हो आप, असेस करते हो स्टूडेंट को, ठीक है, तो वो फीडबैक का प्रोसेस नहीं, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक, फीडबैक देने वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है, असेसमेंट, तो उसको नहीं कहा जाता है। असेसमेंट में आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असेस करते हो, फीडबैक की यहाँ बात नहीं हो रही है। देन इवेल्युएशन, आप इवेल्युएशन करते हो, इवेल्युएशन में क्या करते हो, आप मार्क्स देते हो, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिर्फ इवेल्युएट कर रहे हो, उसकी प्रोग्रेस निकाल रहे हो, मार्क्स देते हो, ये एक तरह से प्रोग्रेस आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। देन ग्रेडिंग, ग्रेडिंग में तो सिर्फ आप ए बी सी ग्रेड देते हो, इसमें फीडबैक कहाँ मिल रही है, फीडबैक इज योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ट्रिकी था, आंसर क्वेश्चन में ही था आपका। फीडबैक के प्रोसेस को ही बोला जाता है जिसमें आप क्या करते हो, स्टूडेंट को फीडबैक प्रोवाइड करते हो कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर आ सकता है, प्रोवाइडिंग अचीवमेंट लिखा हो सकता है, या फिर प्रोवाइडिंग प्रोग्रेस लिखा हो सकता है टू द स्टूडेंट, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चैनल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चैनल कौन सा, नॉन वर्बल, ठीक है। तो वर्बल निकाल लीजिए, आपको अब पता होना चाहिए वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल आपको पता होना चाहिए। इट कैन बी रिटन भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है, वो भी वर्बल में आता है। तो यहाँ पे टेलीफोन पे अगर आप बात कर रहे हो तो ये क्या है, ये वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। ईमेल भेज रहे हो तो ये ईमेल क्या होता है, रिटन में होता है, तो ये भी वर्बल है, ठीक है, ये भी वर्बल है, ओके। फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हो या फिर लेटर लिख रहे हो, लेटर भी रिटन में होता है, तो ये भी आपका वर्बल है। इसमें शब्दों का यूज हो रहा है, यहाँ पे भी वर्ड्स का यूज हो रहा है, यहाँ पे भी वर्ड्स का यूज, यहाँ पे भी वर्ड्स का यूज हो रहा है, यहाँ पे भी वर्ड्स का यूज हो रहा है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन में कहीं पे भी वर्ड का यूज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स फेशियल एक्सप्रेशन इज योर आंसर, ठीक है। जहां पे वर्ड का यूज होगा वो वर्बल कम्युनिकेशन होगा। तो इसमें और इसमें किसका यूज हो रहा है, यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जहां पे वर्ड्स का, शब्दों का यूज होगा वो कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा, वर्बल, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन वर्बल पूछा था, तो यहाँ पे नो वर्ड्स आर यूज, यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या बोला जा रहा है कि इंक्लूड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज किस तरह के, आपके गेस्चर्स, आप ऐसे इशारे करते हो कि चल आ जाए, ऐसे इशारे करते हो, वो वाले गेस्चर्स होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, आपके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे है, ठीक है, ये सब आपका आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। देन रिसर्च एप्टीट्यूड का एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टमैटिक एरर और बायस इंट्रोड्यूस्ड इनटू सैम्पलिंग और टेस्टिंग बाय सिलेक्टिंग और इनकरेजिंग वन आउटकम और आंसर ओवर अदर,
ठीक है, यहाँ पे बायसनेस की बात हो रही है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। उस टर्म को क्या कहा जाता है जिसमें सिस्टमैटिक एरर, यहाँ तक तो ठीक था क्वेश्चन, सिस्टमैटिक एरर या फिर बायस आ जाती है इंट्रोड्यूस्ड इनटू सैम्पलिंग और टेस्टिंग। आपने सैम्पलिंग करते टाइम या फिर टेस्टिंग के टाइम अब आप सोचेंगे आप यहाँ पे एरर ला रहे हो, सिस्टमेटिक टाइप का एरर ला रहे हो, ठीक है, सिस्टमेटिक एरर आ रहा है, आप बायस, पर्सनल बायस ला रहे हो सैम्पलिंग और या फिर टेस्टिंग के टाइम पे बाय सिलेक्टिंग और इनकरेजिंग वन आउटकम और आंसर ओवर द अदर। आपका असली क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, सिलेक्टिंग और इनकरेजिंग वन आउटकम और आंसर ओवर अदर। आप एक चीज को ज्यादा महत्व दे रहे हो सो दैट आपका आंसर जो है आपके मुताबिक आ जाए, ठीक है, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, उस चीज को बोला जाता है सिलेक्शन बायस, ठीक है, ये सिलेक्शन बायस होता है, इसको एरर भी बोल सकते हैं, सिलेक्शन एरर या सिलेक्शन बायस, ठीक है, ये भी सिस्टमैटिक एरर ही है एक तरह का। लेकिन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, जब, चलो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे सैम्पलिंग सिलेक्शन बायस जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोले यहाँ से सिलेक्टिंग और इनकरेजिंग वन आउटकम और आंसर ओवर द अदर। आपने किसी चीज को सिलेक्ट कर लिया, किसी उसको ज्यादा महत्व दे दिया सो दैट आपका आंसर जो है वो सही आ जाए, ठीक है, दैट इज सिलेक्शन बायस। आपने सिलेक्शन में गड़बड़ की है, सिलेक्शन में आपने बायसनेस दिखाई है। सैम्पलिंग एरर में क्या होता है कि जब सैम्पलिंग में आपकी गड़बड़ होती है, जब आप सैंपल्स लेते हो तो वो रिप्रेजेंट नहीं करता पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। अब सिलेक्शन बायस क्या होता है कि आप जब सैंपल सिलेक्ट करते हो, सैंपल सिलेक्ट करते हो, जब लोगों को सिलेक्ट करते हो तो वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं मतलब आधी पॉपुलेशन दिखाएंगे या फिर कम पॉपुलेशन दिखाएंगे सो दैट आपका आंसर आपके मुताबिक आए, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन बायस, ठीक है। और रिस्पॉन्स बायस क्या होता है, ये तो किसकी तरफ से होगा, ये रिस्पोंडेंट की तरफ से होगा, जो रिस्पोंडेंट होगा जो आपके आंसर दे रहा है ये उसकी तरफ से बायस होगा, ठीक है। मेजरमेंट बायस, ये मेजर्स में गड़बड़ी आ जाती है, जब आप मेजर करते हो, स्टैटिस्टिक्स निकालते हो, ये गड़बड़ होती है आपके स्टैटिस्टिक्स के टाइम पे, स्टैटिस्टिक्स के टाइम पे ये गड़बड़ होती है आपका। सिलेक्शन बायस अकर व्हेन द सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग ओवर और अंडर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। आपने सिलेक्शन के टाइम पे क्या किया है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ओवर या अंडर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। जैसे आपको आंसर चाहिए था कि मेरा आंसर यही आया, तो आपने क्या किया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा दिखा दिया या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को कम दिखा दिया फॉर एग्जाम्पल, तो वैसे बायस को हम बोलते हैं सिलेक्शन बायस, मतलब आपने सैंपल्स ही वैसे सिलेक्ट किए होंगे, दैट इज बाय सिलेक्शन बायस आया आपका। अभी सिंपल सा क्वेश्चन है मैथमेटिकल रीजनिंग का, इसका तो वैसे क्या ही सॉल्व करना, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बोला है x माइनस वाई करना है, आपने x माइनस वाई का आंसर निकालना है, तो x यहाँ पे 3 दिया गया, माइनस 2 करना है आपने, y आपका -2 दिया गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, पर क्या पता कहीं बार आ जाता है, तो इसका आंसर होगा 5, ठीक है। देन लॉजिकल रीजनिंग का एक और क्वेश्चन है, ऑल लायंस आर मैमल्स, सम मैमल्स आर कार्निवोरस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ऑल लायंस आर मैमल्स, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन आ गया है, सम कार्निवोरस आर लायंस, ठीक है। ये इसका सिंपल आंसर होने वाला है, ये मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको अभी ये टॉपिक करवाया नहीं है, बट जिनको आता है वो इसको एक बार सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं NTUGC नेट में, ठीक है, ये मत भूलना कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, आ जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग। ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग क्या होती है, जिसमें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आप यहाँ से उठ के सीधा आपका ग्राफ ऊपर जाता है, आप 0 से स्टार्ट करते हो 10 नंबर पे पहुंच गए, ठीक है, आपकी प्रोग्रेस हुई, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग, ठीक है। तो क्रिटिकल इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग, नॉट, कौन सी नहीं है, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालो। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, आप क्रिटिकल थिंकिंग सीखते हो, ठीक है, सही है। ओपननेस टू न्यू पर्सपेक्टिव, आपकी खुल जाते हो, आप नए नए पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करते हो, दैट इज ओपननेस टू न्यू पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है कि आप सिर्फ याद रखते हो, रट्टा मारते हो, क्रैमिंग करते हो, ठीक है, नहीं,
ये नहीं होगा, ये तो ये वाला वैसे आंसर होने वाला है आपका। एंड डायलॉग्स एंड डिस्कोर्स, डिस्कोर्स एनालिसिस होती है, डायलॉग्स पास करते हो, ठीक है, ये भी सही है। तो मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट जो है ये आपका आंसर नहीं होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि आप सिर्फ मेमोरी को कुछ नई चीज़ें याद रखने के लिए सिंपली मेमोराइजिंग फैक्ट्स, ये तो हमारा सबसे छोटा वाला लेवल आ जाता है जहाँ पे बच्चा बस रट्टे मारता है, ठीक है। तो रट्टे वाला चीज़ यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग की बात हो रही है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट इज योर आंसर। देन कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट डज द टर्म सिमेंटिक्स रेफर्स टू। सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है, इस सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन बैरियर, हाँ ये कम्युनिकेशन बैरियर है, लेकिन वो कम्युनिकेशन बैरियर मतलब है, ये बैरियर है, सिमेंटिक बैरियर आता है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे इस टर्म का मतलब पूछा जा रहा है, ठीक है। हाँ ये कम्युनिकेशन बैरियर है, लेकिन ये कम्युनिकेशन बैरियर सिमेंटिक टर्म का मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिमेंटिक को डिफाइन करो, ठीक है, क्वेश्चन को समझा करो। व्हाट डज द टर्म सिमेंटिक्स रेफर्स टू। ये कम्युनिकेशन बैरियर है, सिमेंटिक बैरियर कम्युनिकेशन बैरियर का एक टाइप है, ठीक है, लेकिन सिमेंटिक्स का मतलब यहाँ पे नहीं यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि किसका बैरियर है, ठीक है। यूज ऑफ लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट, जो भी हम लैंग्वेज का यूज करते हैं उसके बारे में बात हो रही है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है, या फिर स्टडी ऑफ वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स। तो यहाँ पे सिंपल आंसर आपका हो जाएगा स्टडी ऑफ वर्ड मीनिंग्स, उसको बोला जाता है स्टडी ऑफ सिमेंटिक्स, ठीक है, इसको बोला जाता है सिमेंटिक्स, ठीक है। तो स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। हाँ ये कम्युनिकेशन बैरियर्स का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। जब हमें मतलब समझने में प्रॉब्लम होती है, क्या पता हमें लैंग्वेज नहीं आती या फिर हमारी डिक्शनरी या वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर। लेकिन सिमेंटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ वर्ड मीनिंग्स। आई होप आपको नेक्स्ट टाइम याद रहेगा, ठीक है। देन देखते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीयर रिव्यू इन द रिसर्च पब्लिकेशन। ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। पीयर रिव्यू का रिसर्च पब्लिकेशन प्रोसेस में क्या पर्पस है, क्या पर्पस है, पर्पस बताना है। ये जो पीयर रिव्यू करते हैं, एक दूसरे की जो रिसर्चेस होती है उनको चेक करते हैं, उस रिव्यू का क्या पर्पस होता है रिसर्च में, ठीक है। टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू ऑथर्स, उनको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना। टू इंश्योर द क्वालिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिसर्च, रिसर्च की क्वालिटी या वैलिडिटी को बताना। टू प्रमोट कोलैबोरेशन अमंग रिसर्चर्स, अब रिसर्चर्स के बीच में कोलैबोरेशन हो, वो मिलके काम करें, ये उसका उद्देश्य होता है। टू एक्सपेंडिट द पब्लिकेशन प्रोसेस, या पब्लिकेशन प्रोसेस को एक्सपेंडिट करना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा टू इंश्योर क्वालिटी एंड वैलिडिटी। बिकॉज आप जो पीयर रिव्यू होता है ये किससे पहले होता है, जब आपका मैन्यूस्क्रिप्ट पब्लिश नहीं हुई होती है, ठीक है। पीयर रिव्यूज इन्वॉल्व इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च मैन्यूस्क्रिप्ट बाय एक्सपर्ट इन द फील्ड टू इंश्योर क्वालिटी एंड वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिसर्च बिफोर पब्लिकेशन। पब्लिकेशन से पहले इंश्योर करने के लिए कि आपकी रिसर्च की क्वालिटी अच्छी है, वैलिडिटी है, एप्लीकेबल है, रिलायबिलिटी है, उसको इंश्योर करने के लिए पीयर रिव्यू किया जाता है। हाँ इसमें ऐसा भी हो सकता है, कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी आपको मिल जाती है, आपको पब्लिकेशन का प्रोसेस भी एक्सपेंडिट हो सकता है। लेकिन आपका सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे ये होने वाला है, तो आपको बेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना था। देन आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड का एक और क्वेश्चन। What is the purpose of formative assessment in teaching? Formative assessment का पर्पस क्या है? To evaluate student learning at the end of the course। ये तो summative assessment में किया जाता है, ये summative में किया जाता है, ठीक है, summative में। जब हम एट द एंड ऑफ द कोर्स बोला जा रहा है ना, ये मैंने पढ़ाया था आपको, तो आप वो वाली वीडियो जाके देखो, ठीक है। समेटिव असेसमेंट में क्या किया जाता है, हम एट द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट को इवेलुएट करते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। टू रैंक स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। अब रैंकिंग तो हम ये रैंक किस में देते हैं, हम ये नॉर्म रेफरेंस में देते हैं, ठीक है, नॉर्म रेफरेंस्ड।
जिन्होंने ये सब चीज़ें नहीं सुनी है वो पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं पेपर 1 की प्लेलिस्ट में, ठीक है। टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी फॉर द हायर एजुकेशन, इससे कोई लेने देने नहीं है, हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है या नहीं मिलती है, दैट डजंट मेक एनी सेंस। और यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर द इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस लिखा होगा, दैट मीन्स वो होगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, और एंड ऑफ द कोर्स लिखा होगा वो होगा आपका सम्मेटिव, ठीक है, सम्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है What is the significance of peer review in research publication? ये भी वही सेम क्वेश्चन आ गया, peer review का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा it validates the quality and credibility of the research findings। यहाँ पे भी आपको बेस्ट बताना था, ठीक है। तो validate the quality and credibility, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आ गया आपका व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्कैफोल्डिंग इन टीचिंग। स्कैफोल्डिंग का क्या सिग्निफिकेंस है? स्कैफोल्डिंग मैंने आपको समझाया था, टू प्रोवाइड सपोर्ट, आपको सपोर्ट मिलता है जब टीचर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग, ठीक है। प्रोवाइड एडवांस लर्निंग मटेरियल टू द स्टूडेंट्स, हाँ सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ एडवांस लर्निंग मटेरियल दिया जा रहा है, ठीक है। ऑफरिंग रिवॉर्ड टू मोटिवेट स्टूडेंट, आप रिवॉर्ड देते हो तो ये तो अलग चीज आ गई ना। प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट्स टू हेल्प स्टूडेंट लर्न न्यू कंसेप्ट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि स्टूडेंट को सपोर्ट किया जा रहा है, टेम्पररी सपोर्ट दिया जा रहा है, जिससे कि वो नए कंसेप्ट्स को सीख जाए। फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, उस स्कैफोल्डिंग को, उस सपोर्ट को धीरे धीरे रिमूव कर लेते हैं, सो दैट स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली उस एक्ट को परफॉर्म कर पाए। असेसिंग स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज बिफोर टीचिंग, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए तो वो इवेल्युएशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्कैफोल्डिंग का मतलब है प्रोवाइड करना, टेम्पररी फीडबैक, सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट को, सो दैट वो न्यू कंसेप्ट जो है वो सीख पाए, ठीक है। Then your next question is which teaching method focus on student centered learning and encourage active participation। अब यहाँ पे कौन सा मेथड जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, आपको स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, ठीक है। एंड इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये शब्द याद रखना, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड मिलते तो हमें देखना किसमें ज़्यादा स्टूडेंट एक्टिव होता है, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा कीजिए, हमें एक्टिव वाला निकालना है, ठीक है, एक्टिव वाला मेथड निकालना है। लेक्चर मेथड में टीचर एक्टिव होता है, ठीक है, यहाँ पे टीचर एक्टिव होता है, टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस में टीचर एक्टिव होता है, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग मेथड में क्या होता है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग मेथड आपका आंसर हो सकता है, शायद, मुझे भी नहीं पता। ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड, ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड में आपको स्कैफोल्डिंग दी जाती है, ड्रिल करवाई जा रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है थोड़ा सा, लेकिन ये तो ड्रिल ही है ना, एक आपको सिखाया जा रहा है, तो इतना वो इसमें रोल नहीं है स्टूडेंट का, तो यहाँ पे आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज योर आंसर। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में, जहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में क्या कहता है, पीबीएल बोलते हैं इसको, इज अ टीचिंग मेथड वेयर स्टूडेंट एक्सप्लोर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या किया जाता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को स्टूडेंट एक्सप्लोर करता है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होगी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की, वो सोचेगा, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का यूज होता है, इसमें स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव निकालना था हमने, तो हमें एक्टिव वाला मिल गया, ठीक है। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस इन टीचिंग। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का क्या प्राइमरी मतलब है टीचिंग में, ठीक है। अलग अलग तरह से हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो इसका क्या प्राइमरी गोल है, मेन उद्देश्य क्या है इसका, टू टीच द सेम कंटेंट टू ऑल स्टूडेंट इन द सेम वे, अलग सभी स्टूडेंट्स को सेम वे में टीच करने के लिए हम डिफरेंशिएटेड कंटेंट से, ये कुछ अटपटी सी बात नहीं लग रही है, हम बोल रहे हैं कि हम अलग अलग तरह से पढ़ाएंगे सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आए। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेम कंटेंट को सभी स्टूडेंट्स को सेम वे में पढ़ाने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सबको सेम ही पढ़ाना है तो फिर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज़ ही क्यों करेंगे, है ना। अलग अलग तरह से पढ़ाने के जो टीचिंग मैथड्स हैं, इंस्ट्रक्शंस के मैथड्स हैं, उनको यूज़ ही क्यों करेंगे अगर सेम वे में ही पढ़ाना है तो, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखिए, टू एलिमिनेट असेसमेंट्स एंड टेस्ट। अब असेसमेंट और टेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए कि असेसमेंट ना की जाए, टेस्ट ना किया जाए, तो ऐसा नहीं होता यार, डिफरेंशिएटेड असेसमेंट तो होगी, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। टू फोकस सॉलिडली ऑन हाई अचीविंग स्टूडेंट,
जो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से अचीव कर पाते हैं तो उनके ऊपर फोकस करने के लिए ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे तो बायसनेस आ जाएगी थोड़ी, ठीक है। यहाँ पे तो हम फिर वो पार्शियलिटी कर रहे हैं, तो ये भी टीचर का काम नहीं होता है। टू टेलर इंस्ट्रक्शंस टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की नीड्स को मद्देनजर रखते हुए, किसी को कम समझ आता है किसी को ज़्यादा, तो उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन को टेलर करने के लिए, टेलर क्या होता है, कपड़े खुद सिलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से टीचर क्या करता है, अलग अलग तरह से जिस बच्चे को जैसे समझ आता है उसको उस लैंग्वेज में समझाता है, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस यूज करता है, सो दैट सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ जाए। और इंडिविजुअल नीड्स, जो हर स्टूडेंट की नीड्स है, समझने में प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों को, तो उनकी नीड्स को फुलफिल कर पाए टीचर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। In the context of teaching, what does the metacognition refers to? Metacognition किसको बोला जाता है टीचिंग के मेथड में, ठीक है। तो metacognition होता क्या है कि हम अपने विचारों के ऊपर विचार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन नहीं, मेमोराइजेशन तो ये तो मेमोरी का काम है, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। ग्रुप बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज, ग्रुप बेस्ड से क्या मतलब है इसका, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, ठीक है, टीचर सेंटर्ड, इसका भी कुछ अटपटा लग रहा है। अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ऑन थॉट प्रोसेस, अपने थॉट प्रोसेस को समझने को बोलते हैं, मैंने बोला ना विचारों के ऊपर विचार करना, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मेटाकॉग्निशन का मतलब ये होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो आपने डिसीजन लिया है या फिर जो भी आपने सोचा है उसके ऊपर विचार करना, विचारों के ऊपर विचार करना, इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन, ठीक है। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। विच असेसमेंट मेथड फोकसेस ऑन इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज टू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। तो ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अब नॉलेज अप्लाई करने के लिए कौन सा स्टूडेंट्स की कौन सा असेसमेंट मेथड यूज़ किया जाता है, कौन सा असेसमेंट मेथड ऐसा है जो स्टूडेंट्स को इवेलुएट करता है, उनकी एबिलिटीज़ को इवेलुएट करता है, जो उन्होंने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सिचुएशंस में अपना नॉलेज अप्लाई की है, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट तो हमारा एक तरह से ड्यूरिंग होता है, ठीक है, ड्यूरिंग। और ये सम्मेटिव असेसमेंट हमारा कब होता है, एंड में होता है, एट द एंड, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस में हम रैंक्स देते हैं, ठीक है। बचा कौन सा, ऑथेंटिक असेसमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑथेंटिक असेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे एलिमिनेट करके निकाला, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक का मतलब बताता हूँ। ऑथेंटिक असेसमेंट इवैल्यूएट्स स्टूडेंट्स एबिलिटीज टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स टू द रियल वर्ल्ड टास्क एंड सिचुएशंस, ठीक है। ऑथेंटिक असेसमेंट का मतलब ही ये होता है कि हम इवेलुएट करते हैं स्टूडेंट, इस असेसमेंट में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट के इवेलुएट करते हैं, किस बेसिस पे, उसके एबिलिटीज़ को देखा जाता है कि वो अपने नॉलेज और स्किल्स का किस तरह से यूज़ कर रहा है, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई कर रहा है, किस तरह से उनका यूज़ कर रहा है, किस तरह से सिचुएशंस का या फिर जो भी टास्क है उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाल रहे हैं रियल वर्ल्ड में, प्रोवाइडिंग अ मोर होलिस्टिक एंड मीनिंगफुल मेजर्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। आपको ज़्यादा होलिस्टिक मतलब कि ज़्यादा और मीनिंगफुल मेजर्स होता है ये लर्निंग आउटकम निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई करेगा, जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसको असेस करने के लिए हम ऑथेंटिक असेसमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमने 20 के एमसीक्यूज तो कर ही लिए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, 20 से ज़्यादा हो सकते हैं शायद। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।